Hello everyone, good morning and welcome to ambitiousbaba.com. We are back with our weekly revision current affairs class. 13 से 19 सितंबर के बीच में जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं आज हम उसे दोबारा रिवाइज कराएंगे। 200 प्लस का पार्ट 3 है ये। इसके अलावा पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर आपने मिस किया है तो ऊपर आई बटन में आप उसे चेक कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीक के क्वेश्चंस की तरफ। पहला सवाल, इनमें से किस स्मारक या फिर धार्मिक स्थान को FCRA के तहत रजिस्ट्रेशन मिला है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ए गोल्डन टेम्पल। गोल्डन टेम्पल यानी कि स्वर्ण मंदिर जो कि अमृतसर में है उसे FCRA के तहत रजिस्ट्रेशन मिला है। इसके बाद अब वो लोग फॉरेन डोनेशंस को एक्सेप्ट कर सकते हैं और ये जो डोनेशंस आएंगी इससे वो किसी ज़रूरतमंद की सहायता कर सकेंगे या फिर जो वो लंगर हर रोज़ ऑर्गेनाइज करते हैं उससे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा सवाल, इनमें से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कैंपेन शुरू किया है कोरोना वायरस से निपटने के लिए? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज सी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कैंपेन शुरू किया है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। इसके लिए उन्होंने BMC को ये निर्देश दिए हैं कि वो लोगों के घर घर जाके उनका ऑक्सीजन लेवल और टेम्परेचर को चेक करें और इसके साथ साथ ये जो टीम जाएगी वो उनको एडवाइस करेगी कि उन्हें अपने हैंड्स को वॉश करते रहना चाहिए, 2 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए और इसके साथ साथ पब्लिक प्लेसेस में मास्क पहनना चाहिए। और इन जो टीम्स भेजी जाएंगी इन 5 टीमों के ऊपर एक डॉक्टर होगा जो कि अगर उनको लगेगा कि किसी पेशेंट में कोरोना वायरस के सिम्टम है तो उन्हें वो फर्दर कोविड-19 की टेस्टिंग के लिए भेजेंगे। चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा सवाल, इनमें से किस राज्य या फिर यूनियन टेरिटरी की सरकार ने हाल ही में अपने सभी निवासियों के लिए फ्री यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस की घोषणा की है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज डी जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर की सरकार ने हाल ही में अपने सभी निवासियों के लिए फ्री यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस की घोषणा की है और ये जो इंश्योरेंस है इसकी जो लिमिट है वो है 5 लाख रुपए ऑन अ फ्लोटर बेसिस। इसमें कई सारी क्रिटिकल बीमारियां जैसे कि कैंसर, किडनी फेलियर और इसके साथ साथ कोविड-19 भी इंक्लूडेड है। इसमें कई सारे एक्सपेंसेस इंक्लूड किए जाएंगे जैसे कि प्री हॉस्पिटलाइजेशन चार्जेस, हॉस्पिटलाइजेशन चार्जेस और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस भी इंक्लूडेड रहेंगे। इसमें फैमिली में कितने मेंबर्स हैं या उनकी क्या एज लिमिट है वो मैटर नहीं करता। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चौथा सवाल, इनमें से किस राज्य सरकार ने अपने स्वच्छता कर्मचारियों के लिए गरिमा कल्याण योजना शुरू की है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज सी उड़ीसा। उड़ीसा की सरकार ने अपने सैनिटेशन वर्कर्स के लिए गरिमा वेलफेयर स्कीम शुरू की है। इस स्कीम के तहत वो उन्हें नेसेसरी जो PPE किट्स हैं और नेसेसरी मशीन्स हैं वो सब प्रोवाइड करेंगे और ये मेक श्योर करेंगे कि वो इन्फेक्शन से दूर रहें। और इसके साथ साथ जो 20,000 सैनिटेशन वर्कर्स है उड़ीसा में उन्हें रेगुलर बेसिस पे हेल्थ चेकअप्स प्रोवाइड किया जाएगा, मोबिलिटी सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाएंगी और कुल मिलाकर 1 लाख लोगों को इस स्कीम से फ़ायदा होगा और इसके लिए उन्होंने ऑलरेडी 50 करोड़ का जो कॉर्पस फंड है वो रोल आउट किया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 5वां सवाल, उस लेखिका का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में माई लाइफ इन डिज़ाइन पुस्तक की घोषणा की है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज डी गौरी खान। गौरी खान ने हाल ही में अपनी बुक जिसका नाम है माई लाइफ इन डिज़ाइन की घोषणा की है जो कि पब्लिश की जाएगी वर्ष 2021 में बाय पेंगुइन रैंडम हाउस। इसमें उन्होंने लिखा अपनी जर्नी के बारे में एज अ डिज़ाइनर और ये कॉफ़ी टेबल बुक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। छठा सवाल, किस वर्ष तक भारत अवरक उत्पादन में आत्मनिर्भर होने जा रहा है क्योंकि आयात पर निर्भरता कम करने के लिए हमारी सरकार 40,000 करोड़ रुपए निवेश करेंगी और इसके साथ साथ नई यूनिट स्थापित करेंगी? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ए वर्ष 2023 तक। 2023 तक हमारी सरकार का ये अनुमान है कि वो जो हमारा डिपेंडेंस है इंपोर्ट्स पे उसे कम कर देंगी और फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन के लिए वो नई यूनिट स्थापित कर रही हैं और इसके लिए 40,000 करोड़ रुपए वो निवेश करेंगी। और इसके साथ साथ हमारी सरकार नैनो फर्टिलाइजर्स को प्रमोट कर रही हैं जिसकी
जो प्राइस है वो नॉर्मल फर्टिलाइजर से 25 से 30% तक कम है, और इसके साथ साथ इनका जो यील्ड है वो 18 से 35% तक नॉर्मल फर्टिलाइजर से ज़्यादा है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 7वां सवाल, इनमें से किस राज्य सरकार ने एक लोन डिसबर्सल प्रोग्राम अर्थिका स्पंदना शुरू की है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए, द आंसर इज ए, कर्नाटका। कर्नाटका के मुख्यमंत्री ने हाल ही में एक लोन डिसबर्सल प्रोग्राम यानी कि ऋण वितरण कार्यक्रम अर्थिका स्पंदना शुरू किया है। इसके तहत कुल मिलाकर वो 39,300 करोड़ का लोन्स देंगे, जिसमें से 15,300 करोड़ का जो लोन्स है वो एग्रीकल्चरल सेक्टर में दिया जाएगा, और बाकी का 24,000 करोड़ का जो लोन है वो दिया जाएगा नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर में। और इसमें जो इंटरेस्ट रेट होगा वो काफ़ी कम होगा, यानी कि लगभग 0 से 3% के बीच में होगा। चलिए बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां सवाल, इनमें से किसने ये किताब लिखी है जिसका नाम है आज़ादी, फ्रीडम, फेसिज्म और फिक्शन? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए, द आंसर इज ई, अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय ने एक नई बुक लॉन्च की है जिसका नाम है आज़ादी, फ्रीडम, फेसिज्म एंड फिक्शन। ये जो किताब है ये एक कलेक्शन ऑफ एसेज है, और इसमें भी उन्होंने गवर्नमेंट के खिलाफ ही लिखा है। चलिए अब हम बढ़ते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ की तरफ। 9वां सवाल, इनमें से कौन से देश महिलाओं की स्थिति पर आयोग, संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद का एक निकाय यानी कि इकोसॉक के सदस्य के रूप में चुना गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए, द आंसर इज सी, इंडिया। भारत को चुना गया है एज द मेंबर ऑफ द कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ विमेन, और ये भारत इनके मेंबर रहेगा 4 वर्षों के लिए, यानी कि वर्ष 2021 से वर्ष 2025 तक। भारत के साथ साथ अफगानिस्तान और चाइना ने भी कॉन्टेस्ट किया था, लेकिन आखिर में भारत को ही चुना गया एज द मेंबर ऑफ द कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ विमेन। ये औरतों की जो राइट्स है उसके बारे में बात करते हैं, और इसके साथ साथ ग्लोबल स्टैंडर्ड सेटअप करते हैं जेंडर इक्वालिटी के ऊपर। चलिए बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वां सवाल, इनमें से किसे जापान की रूलिंग पार्टी के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए, द आंसर इज बी, योशिहिदे सुगा को चुना गया है जापान की रूलिंग पार्टी के नए अध्यक्ष के रूप में, और उस पार्टी का नाम है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। और इसके साथ साथ ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि शिंजो एबे के बाद अब योशिहिदे सुगा बनेंगे जापान के अगले प्रधानमंत्री। शिंजो एबे ने अगस्त में अपना इस्तीफा दिया था एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान, साइटिंग हेल्थ रीजंस। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 11वां सवाल, अब्राहम अकॉर्ड इसराइल और बहरीन के साथ इनमें से कौन से अरब देश ने साइन किया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए, द आंसर इज सी, यूएई। यूएई ने साइन किया है अब्राहम अकॉर्ड इसराइल और बहरीन के साथ। हमने आपको अगस्त के महीने में पढ़ाया था कि यूएसए ने मीडिएटर का काम किया था, और इसराइल और यूएई के बीच में उन्होंने साइन किया था अब्राहम अकॉर्ड, और जिसके बाद अब इसराइल, यूएई और बहरीन के बीच में जो भी डिप्लोमेटिक रिलेशंस है वो फुल्ली ऑपरेशनल हो जाएंगे। सबसे पहले जिस देश ने इसराइल के साथ ये पीस डील साइन की थी वो थी इजिप्ट यानी कि मिस्र इन द ईयर 1979, और उसके बाद साइन किया था जॉर्डन ने इन द ईयर 1994, और ये पहली अरब इजरायली पीस डील है 26 वर्षों में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 12वां सवाल, वर्ल्ड बैंक के ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग कौन से नंबर पर है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए, द आंसर इज डी, 116। 116 नंबर की रैंकिंग है भारत की इन द वर्ल्ड बैंक्स ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020। इसमें से कुल मिलाकर 174 कंट्रीज़ को रैंकिंग दी गई थी, जिसमें भारत की रैंकिंग है 116, और उनका जो स्कोर है वो है 0.49, और ये स्कोर वर्ष 2018 में था 0.44। इसमें 98% ऑफ द वर्ल्ड की पॉपुलेशन कवर की जा रही है, और ये डेटा है अप टू मार्च 2020। कई सारे पैरामीटर्स को चेक करने के बाद वर्ल्ड बैंक ने ये इंडेक्स रिलीज किया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 13वां सवाल, सिंगापुर यूनिवर्सिटी फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन ने कोलैबोरेट किया है विद द इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के साथ, और उसके बाद उन्होंने ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 रिलीज़ की है।
इनमें से कौन से भारतीय शहर टॉप 100 में आए हैं? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ई, ऑल ऑफ द अबव। टॉप 100 में भारत के 4 शहर आए हैं जिनका नाम है नई दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु। और इसके साथ साथ पहले नंबर पर इस पूरे इंडेक्स में है सिंगापुर। इन्होंने टेस्ट किया था कि कोविड-19 या फिर किसी पैंडेमिक के लिए कौन कौन से शहर बहुत ज़्यादा प्रिपेयर है, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रिपेयर पाया गया सिंगापुर। और इसके बाद चलिए डिस्कस कर लेते हैं इनकी रैंकिंग्स क्या क्या रही हैं टॉप 100 में। तो नई दिल्ली की रैंकिंग रही है 86। इसके अलावा 2019 में इसकी रैंकिंग थी 68। मुंबई की रैंकिंग रही है इस वर्ष 93, जो पिछले बार थी 78। हैदराबाद की रैंकिंग रही है 85, जो पिछले साल थी 67। और बेंगलुरु की रैंकिंग रही है 95, जो पिछले साल थी 79। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 14वां सवाल, इनमें से किसने चौथे ग्लोबल आयुर्वेदा समिट का उद्घाटन किया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए, एम वेंकैया नायडू। भारत के वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू ने चौथा ग्लोबल आयुर्वेदा समिट का उद्घाटन किया है। इसमें उन्होंने दुनिया के सामने रखा है आयुर्वेदिक इम्यूनिटी मॉडल, ताकि लोगों को बताया जा सके कि आयुर्वेद से कैसे हम कोरोना वायरस से निपट सकते हैं। और इस बार का जो उनका सोल्यूशन है उसका नाम है हेल्थ एज वन और इम्यूनिटी थ्रू आयुर्वेदा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 15वां सवाल, किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में जॉइंट G20 की फाइनेंस और हेल्थ मिनिस्टर्स की मीटिंग को अटेंड किया है, जिसमें अध्यक्षता रही है सऊदी अरेबिया की? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी, डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन ने G20 फाइनेंस एंड हेल्थ मिनिस्टर्स की मीटिंग को अटेंड किया है और इसमें उन्होंने जोर दिया है कि कैसे पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को में हम निवेश करके उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। और ये भारत का एजेंडा रहा है हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी के नेतृत्व में। चलिए बढ़ते हैं अगले सेक्शन की तरफ, जो कि है बैंकिंग एंड फाइनेंस। 16वां क्वेश्चन, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत की जीडीपी को कितने प्रतिशत तक आंका है वित्त वर्ष 21 के लिए? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी, यानी कि -9% तक उन्होंने आंका है कि भारत की जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी वित्त वर्ष 21 के लिए। और इसके बाद उन्होंने आंका है कि वित्त वर्ष 22 में भारत की जीडीपी बढ़ के हो जाएगी 8%, यानी कि +8%, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नॉर्मल हो जाएंगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 17वां सवाल, हाल ही में हमारे केंद्र ने बिहार के किस शहर में 1264 करोड़ रुपए की लागत के साथ नए एम्स को स्थापित करने की मंजूरी दी है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी, दरभंगा। बिहार का जो 5th लार्जेस्ट सिटी है दरभंगा, उसमें नया एम्स हॉस्पिटल आएगा जिसकी लागत है 1264 करोड़ रुपए। इसमें 750 बेड्स रहेंगे और इसके साथ साथ इसमें 15 से 20 सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट्स भी रहेंगे। इसको बनने में 48 मंथ्स लगेंगे, एक बार केंद्र की मंजूरी मिल जाए। और इसके साथ साथ भारत में दरभंगा के अलावा 16 एम्स हॉस्पिटल्स और हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 18वां सवाल, SBI जनरल इंश्योरेंस ने इनमें से किस बैंक के साथ हाल ही में एक कॉरपोरेट एजेंसी अग्रीमेंट साइन किया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी, येस बैंक। हाल ही में SBI जनरल इंश्योरेंस ने येस बैंक के साथ एक कॉरपोरेट एजेंसी अग्रीमेंट साइन किया है, जिसके तहत अब येस बैंक SBI जनरल इंश्योरेंस के जो नॉन लाइफ प्रोडक्ट्स हैं वो सेल करेंगे अपने डाइवर्स कस्टमर्स को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 19वां सवाल, इनमें से किस बैंक के साथ हाल ही में टाइटन इंडिया ने भारत का पहला कॉन्टैक्टलेस पेमेंट सर्विस, जो कि वॉचेस के माध्यम से होगा और जिसका नाम है टाइटन पे, लॉन्च किया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और टाइटन इंडिया ने मिलकर हाल ही में टाइटन पे लॉन्च किया है। इसे लॉन्च करने के बाद अब जो टाइटन के वॉचेस से पेमेंट की जा सकेंगी और ये सुविधा खाली वो उठा सकते हैं जिनके पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के डेबिट कार्ड्स हों। 2000 रुपये तक का पेमेंट इससे किया जाएगा, जिसमें कोई भी पिन कार्ड या फिर मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 2000 से ज़्यादा का अगर ट्रांजैक्शन होगा तो उसमें एक पिन कोड एंटर करना पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 20वां सवाल,
यूबीएस सिक्योरिटीज ने भारत की जीडीपी को कितने प्रतिशत तक आंका है वित्त वर्ष 21 के लिए? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी -8.6% तक आंका है उन्होंने भारत की जीडीपी को वित्त वर्ष 21 के लिए। इसके पहले उन्होंने प्रोजेक्शन दी थी कि भारत की जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट करेगी टू 5.8%, जो कि अब बढ़ा करके हो गई है -8.6%। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी प्रोजेक्शन की है कि वित्त वर्ष 21 के लिए भारत की जीडीपी बढ़ के हो जाएगी 10%। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 21वां सवाल, OECD यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ने भारत की जीडीपी को कितने प्रतिशत तक आंका है वित्त वर्ष 21 के लिए? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए -10.2% पे उन्होंने आंका है भारत की जीडीपी को वित्त वर्ष 21 के लिए। इससे पहले उन्होंने अनुमान लगाया था कि भारत की जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी टू 7.3% इन द मंथ ऑफ जून। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 22वां सवाल, केंद्रीय ने हाल ही में रक्षा क्षेत्र में एफडीआई की जो सीमा है 49% से बढ़ाकर स्वचालित मार्ग में के तहत कितने प्रतिशत तक कर दी है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी 74%। हाल ही में हमारी केंद्रीय सरकार ने जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की लिमिट है डिफेंस सेक्टर में उसे 49% से बढ़ा करके कर दिया है 74% अंडर दी ऑटोमेटिक रूट। और इसके बाद यानी कि 74% से ज़्यादा अगर कोई निवेश करना चाहेगा तो उन्हें गवर्नमेंट अप्रूवल लगेगा। और इसके साथ साथ उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी क्लॉज भी इसमें डाला है कि अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट उन्हें लगा कि नेशनल सिक्योरिटी क्लॉज के अगेंस्ट में जा रहा है या कंट्री की इंटेग्रिटी को हार्म कर सकता है, उसे वो रिजेक्ट कर सकते हैं और उसे वो स्क्रूटनाइज कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 23वां सवाल, एडीबी और एनजी ग्रुप ने हाल ही में 466 करोड़ का एक लॉन्ग टर्म लोन साइन किया है जिसके तहत वो सोलर प्रोजेक्ट को डेवलप करेंगे। इनमें से किस राज्य में? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ई गुजरात। हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक और एनजी ग्रुप ने 446 करोड़ का लॉन्ग टर्म लोन प्रोजेक्ट साइन किया है जिसके तहत वो 200 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट डेवलप करेंगे गुजरात में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 24वां सवाल, इनमें से किस संगठन ने हाल ही में 15 मिलियन US$ की एक फाइनेंसिंग डील साइन की है सुगना फूड्स के साथ? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 15 मिलियन US$ का एक फाइनेंसिंग डील साइन की है सुगना फूड्स के साथ और इसके लिए उन्होंने सब्सक्राइब किया है सुगना फूड्स के नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स को। इससे वो सपोर्ट कर पाएंगे सुगना फूड्स का जो उनका काम है मेनली पोल्ट्री का, उसमें सस्टेन कर सकेंगे और इसके साथ साथ बहुत लोगों की यानी कि रूरल लाइवलीहुड बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, उसे सस्टेन करने में भी मदद मिलेंगी ड्यू टू द कोविड-19 पैंडेमिक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 25वां सवाल, इनमें से किस कंपनी ने अनाउंसमेंट की है कि वो चेक कंसल्टेंसी गाइड विजन को खरीदेंगे 30 मिलियन यूरोस के लिए? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए इन्फोसिस। इन्फोसिस ने हाल ही में एक डेफिनेटिव अग्रीमेंट साइन किया है जिसके तहत वो एक्वायर करेंगे गाइड विजन को 30 मिलियन यूरोस के लिए और ये इंक्लूड करेगा उनका अर्न आउट्स एंड बोनसेस। और ये जो गाइड विजन है ये स्पेशलाइज ऑफरिंग करता है इन स्ट्रैटेजिक एडवाइजरी, कंसल्टेंसी और इम्प्लीमेंटेशंस ऑफर करता है, ट्रेनिंग्स ऑफर करता है और सपोर्ट ऑफर करता है आईटी कंपनीज को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 26वां सवाल, S&P ने हाल ही में भारत की जीडीपी को कितने % प्रोजेक्ट किया है वित्त वर्ष 21 के लिए? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ई 9%। S&P ने ये एस्टिमेट किया है कि भारत की जो जीडीपी है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी टू 9%। इससे पहले उन्होंने अनुमान लगाया था कि भारत की जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट करेगी अप टू 5% वित्त वर्ष 21 में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 27वां सवाल, मूडीज इन्वेस्टर्स ने भारत की जीडीपी को कितने प्रतिशत तक फोकास्ट किया है फिस्कल ईयर 2020 एंड 21 के लिए? 5 ऑप्शन है हमारे पास,
तो चलिए द आंसर इज ई -11.5% तक भारत की जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट करेगी, और इसका अंदाज लगाया है मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने। इससे पहले उन्होंने एस्टिमेट किया था कि जो भारत की जीडीपी है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी अप टू 4%। इसके साथ साथ उन्होंने ये अनुमान लगाया है कि वित्त वर्ष 22 में भारत की जीडीपी बढ़ जाएगी टू 10.6%। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 28वां सवाल, केयर्स रेटिंग ने हाल ही में भारत की जीडीपी को कितने प्रतिशत तक फोरकास्ट किया है वित्त वर्ष 21 के लिए? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ए -8% तक उन्होंने प्रोजेक्ट की है भारत की जीडीपी वित्त वर्ष 21 के लिए। इससे पहले उन्होंने अनुमान लगाया था कि भारत की जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी टू 6.4%। चलिए बढ़ते हैं अब अपॉइंटमेंट्स और रेजिग्नेशंस की तरफ। 29वां सवाल, इनमें से किसे एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन के रूप में चुना गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ए सुभाष कामत। सुभाष कामत है नए चेयरमैन ऑफ द एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया, और वो रिप्लेस करेंगे रोहित गुप्ता को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 30वां सवाल, इनमें से किसे री-इलेक्ट किया गया है एज द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज बी हरिवंश नारायण सिंह को, जो कि एनडीए के कैंडिडेट हैं, लिख दे रही हूँ मैं आपके लिए, एनडीए के कैंडिडेट हैं और जनता दल यूनाइटेड के एमपी हैं, उन्हें चुना गया है दोबारा एज द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, और उन्होंने हराया है मनोज झा को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 31वां सवाल, इनमें से किसे एशियन डेवलपमेंट बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में चुना गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज बी समीर कुमार खारे को चुना गया है एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years। समीर कुमार खारे 1989 के बैच के आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं ऑफ द असम मेघालय केडर, और करेंटली वो सर्व कर रहे हैं एडिशनल सेक्रेटरी के रूप में इन द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। चलिए बढ़ते हैं 32वें क्वेश्चन की तरफ। 32वां सवाल, इनमें से किसे अपॉइंट किया गया है एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज सी राजेश खुल्लर। राजेश खुल्लर को चुना गया है एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक, और ये जो उनका टेन्योर रहेगा वो रहेगा फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years, या फिर अगस्त 2023 तक, अगर वो उस टाइम रिटायर हो जाए। और ये एक 1988 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 33वां सवाल, पेटीएम फर्स्ट गेम्स के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इनमें से किसे चुना गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज सी सचिन तेंदुलकर। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को चुना गया है एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पेटीएम फर्स्ट गेम्स, और इसकी अनाउंसमेंट की है पेटीएम ने 15 सितंबर को। और इसके साथ साथ पेटीएम फर्स्ट गेम्स निवेश करेगी 300 करोड़ रुपए इन द फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 34वां सवाल, ग्रेट लर्निंग के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इनमें से किसे चुना गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ई विराट कोहली। विराट कोहली को चुना गया है एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ग्रेट लर्निंग, और वो जो उनकी नई कैंपेन आ रही है जिसका नाम है पावर अहेड, उसका हिस्सा होंगे, और लोगों को अर्ज करेंगे कि कितना, और स्ट्रेस करेंगे कि कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है लाइफ में लर्निंग की, और कैसे हाई क्वालिटी लर्निंग उन्हें अपना करियर और फ्यूचर शेप करने में बहुत ज़्यादा मदद कर सकती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 35वां सवाल, 9 स्टैक्स के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इनमें से किसे चुना गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ई सुरेश रैना। सुरेश रैना को चुना गया है एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ 9 स्टैक्स, और ये इनके जितने भी प्रमोशनल इवेंट्स हैं, कैंपेन्स हैं, उन सब का हिस्सा रहेंगे। और ये जो कंपनी है 9 स्टैक्स की खोज की गई थी वर्ष 2017 में बाय सुधीर कामत, प्रतीक कुमार एंड ऋषभ माथुर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 36वां सवाल,
उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने केंद्र के 3 फार्म विधायकों के विरोध में केंद्रीय मंत्री के रूप में इस्तीफा दे दिया है। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी, हरसिमरत कौर बादल ने, जो हमारी केंद्रीय फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मिनिस्टर हैं, लिख दे रही मैं आपके फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मिनिस्टर, उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है फ्रॉम द मोदी गवर्नमेंट अपने 3 फार्म बिल्स के विरोध में। वो बिलोंग करती थी टू द शिरोमणि अकाली दल, जो कि बीजेपी का ओल्डेस्ट एलाई है। चलिए बढ़ते हैं 37वें क्वेश्चन की तरफ। 37वां सवाल, महामारी की तैयारियों और प्रतिक्रिया के लिए WHO के स्वतंत्रता पैनल के पैनलिस्ट के रूप में इनमें से किसे नियुक्त किया गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी, प्रीति सुदान। प्रीति सुदान को चुना गया है WHO के इंडिपेंडेंट पैनल के पैनलिस्ट के रूप में। ग्लोबली उन्होंने 11 लोगों को चुना है अपने इंडिपेंडेंट पैनल के लिए, जिसमें से भारत से प्रीति सुदान को चुना गया है। और ये लोग एक रिपोर्ट तैयार करेंगे और सबमिट करेंगे मई 2021 में कि ग्लोबली इंटरनेशनल रिस्पांस क्या रहा है कोविड-19 का। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 38वां सवाल, यूनिसेफ के सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में इनमें से किसे अपॉइंट किया गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी, आयुष्मान खुराना। अभिनेता आयुष्मान खुराना को चुना गया है यूनिसेफ के सेलिब्रिटी एडवोकेट इन इंडिया के रूप में, और वो प्रमोट करेंगे यूनिसेफ का वर्क, और इसके साथ साथ वो सपोर्ट करेंगे बच्चों के अगेंस्ट हो रहे वायलेंस को एंड करने में। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले सेक्शन की तरफ, जो कि है अवार्ड्स। 39th क्वेश्चन, इनमें से किस एयरपोर्ट को दुनिया का पहला फर्स्ट 5 स्टार एंटी कोविड अवार्ड मिला है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए, फ्यूमिसिनो एयरपोर्ट, जो कि रोम इटली में है, उसे दुनिया का पहला फर्स्ट 5 स्टार एंटी कोविड अवार्ड मिला है। इस एयरपोर्ट को लियोनार्डो डा विंसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, जो कि बिजिएस्ट एयरपोर्ट है इटली में। इनके जो भी हाइजीन प्रोसेसेस रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए, और ये क्या क्या रूटीन वे में फॉलो कर रहे हैं कोविड-19 के इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए, उन सब पैरामीटर्स के ऊपर जज करके स्काई ट्रैक्स, जो कि एक यूके बेस्ड फॉर्म है और एयरलाइन रिव्यू फॉर्म है, उन्होंने सर्टिफाई किया है फिमिसिनो एयरपोर्ट को एज द वर्ल्ड्स फर्स्ट 5 स्टार एंटी कोविड अवार्ड से। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 40वां सवाल, इनमें से किसे एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 से नवाजा गया है क्योंकि उन्होंने मिलियंस लोगों को खाना खिलाया है ड्यू टू इन कोविड-19? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी, शेफ विकास खन्ना। शेफ विकास खन्ना को नवाजा गया है विद द एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020। इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया था जिसका नाम है फीड इंडिया, जिससे इन्होंने अपने मैनहट्टन के घर में रह के एक बहुत ही बड़ा फूड ड्राइव लॉन्च किया था, जिसमें इन्होंने लगभग 35 मिलियन लोगों को कोविड-19 क्राइसिस में खाना खिलाया था, चाहे वो ड्राई राशन हो या फिर कुक्ड फूड हो। इसके साथ साथ उन्होंने लगभग 2 लाख लोगों को मास्क बांटे थे और 5 लाख स्लीपर्स भी लोगों को बांटी थी। तो कुल मिलाकर 6 लोगों का नाम दिया गया था इस अवार्ड के लिए, जिसमें भारत से थे शेफ विकास खन्ना। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने अलग सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है MOU एंड पार्टनरशिप्स। 41th क्वेश्चन, इनमें से किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने हाल ही में बैंक एश्योरेंस टाई अप किया है येस बैंक के साथ? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी, ICICI लॉम्बार्ड। ICICI लॉम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने हाल ही में येस बैंक के साथ टाई अप किया है बैंक एश्योरेंस के माध्यम से। इससे जो भी येस बैंक का डाइवर्स कस्टमर पोर्टफोलियो है वो ICICI लॉम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस की को अवेल कर सकते हैं, और इसके साथ साथ उनके लिए इनोवेटिव पॉलिसीज लाई जाएंगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 42वां सवाल, इनमें से कौन सी US बेस्ड कंपनी के साथ टिकटॉक मर्ज होने जा रहा है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, चलिए द आंसर इज ई, ओरेकल। ओरेकल के साथ मर्ज होने जा रहा है टिकटॉक। आपने सुना ही होगा और हमने डिस्कस भी किया था कि
यूएस के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने एक नोटिस जारी किया था टिकटॉक को कि अगर वो अपने ऑपरेशंस किसी यूएस बेस्ड कंपनी को नहीं बेचेंगे तो वो फंक्शन नहीं कर सकते। इसी के लिए टिकटॉक ने ओरेकल के साथ टाई अप किया है और उसके बाद वो अपना लगभग 20% से ज़्यादा का स्टेक ओरेकल को बेचेंगे। चलिए बढ़ते हैं 43rd क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किस संगठन ने हाल ही में राजस्थान सरकार के साथ एक पैक्ट साइन किया है जिसके तहत राजस्थान का जो एमएसएमई इकोसिस्टम है उसे और ज़्यादा विकसित किया जा सके? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी सिडबी। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में राजस्थान सरकार के साथ एक पैक्ट साइन किया है जिसके तहत राजस्थान का जो एमएसएमई इकोसिस्टम है उसे और ज़्यादा विकसित किया जाए और इसके लिए वो उन्हें फाइनेंशियल, टेक्निकल, मार्केटिंग और एक्सपोर्ट सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 44वां सवाल, इनमें से किस राज्य सरकार ने हाल ही में सिडबी के साथ एक एमओयू साइन किया है जिसके तहत कोविड-19 संकट के बीच वो अपने 35 लाख माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस की मदद करेंगे? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी गुजरात। हाल ही में गुजरात की सरकार ने सिडबी के साथ एक एमओयू साइन किया है जिसके तहत वो अपने राज्य के 35 लाख एमएसएमई की मदद करेंगे कोविड महामारी के बीच और इसके लिए उन्होंने ऑलरेडी 768 करोड़ रुपीस दिए हैं। इसके साथ साथ वो जो ये एमएसएमई है इन्हें हेल्प करेंगे सेल्फ रिलायंट बनने में, यानी कि आत्मनिर्भर बनने में, और इसके साथ मदद करेंगे कि वो नई नई इनोवेशंस लेके आएँ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 45वां सवाल, इनमें से किस कंपनी ने हाल ही में स्विस रैपिडे एजी के साथ टाई अप किया है जिसके तहत वो भारत में मैगलेव यानी कि मैग्नेटिक लेविएशन की हाई स्पीड ट्रेन्स लेके आएंगे? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी BHEL। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने स्विस रैपिडे एजी के साथ टाई अप किया है जिसके तहत वो भारत में मैग्नेटिक लेविएशन की हाई स्पीड ट्रेन्स लेके आएंगे और ये जो ट्रेन्स हैं इनकी स्पीड होगी अप टू 500 किलोमीटर पर आवर। ये जो ट्रैक्स है उनके ऊपर चलती नहीं है बल्कि उनके ऊपर होवर करती है। मैग्नेटिक लेविएशन कनेक्शन रहता है दोनों के बीच में और इससे इनका जो टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप है वो काफ़ी कम हो जाता है और ये ट्रेन्स काफ़ी ज़्यादा हाईली एनर्जी एफिशिएंट भी रहती हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे स्पोर्ट्स सेक्शन की तरफ। 46वां सवाल, इनमें से किस टेनिस जोड़े ने हाल ही में यूएस ओपन विमेंस डबल टाइटल 2020 जीता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी लॉरा सीजमुंड एंड वेरा ज़वनोरेवा ने जीता है यूएस ओपन विमेंस डबल टाइटल 2020 और फाइनल्स में उन्होंने हराया है निकोल मेलेचार और जू येफान को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 47वां सवाल, इनमें से किस टेनिस जोड़े ने हाल ही में यूएस ओपन मेंस डबल टाइटल 2020 जीता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए मेट पेवेक एंड ब्रूनो सोरेस ने यूएस ओपन मेंस डबल टाइटल 2020 जीता है वीजली कूलहॉफ और निकोला मैकटिक को हरा के। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 48वां सवाल, इनमें से किसने वुमेन्स यूएस ओपन टाइटल जीता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी नाओमी ओसाका ने जीता है विमेन यूएस ओपन टाइटल 2020 और इसके लिए उन्होंने हराया है विक्टोरिया अज़रेंका को। इसके अलावा नाओमी ने जीता था 2018 का यूएस ओपन और इसके साथ साथ उन्होंने 2019 का ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 49th क्वेश्चन, इनमें से किसने यूएस ओपन 2020 मेन सिंगल्स फाइनल जीते हैं? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी डोमिनिक थिएम ने जीता है यूएस ओपन 2020 मेन सिंगल्स और इसके साथ साथ डोमिनिक थिएम बन गए हैं ऑस्ट्रिया सेकेंड ग्रैंड सिंगल्स चैंपियन, ऑस्ट्रिया के सेकेंड ग्रैंड स्लैम के सिंगल के चैंपियन और इसके लिए उन्होंने हराया है अलेक्जेंडर ज़वेरेव को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 50वां सवाल, उस
F1 रेस ड्राइवर का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में टस्कन ग्रैंड प्रिक्स जीता है। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी ल्यूइस हैमिल्टन। ल्यूइस हैमिल्टन ने हाल ही में टस्कन ग्रैंड प्रिक्स जीता है और ये उनकी करियर की 90th करियर विक्ट्री रही है। और इसके बाद दूसरे नंबर पर रहे हैं वैल्टरी बोटास और तीसरे नंबर पर रहे हैं रेड बुल के थाई ब्रिटिश ड्राइवर जिनका नाम है एलेक्स एल्बन। चलिए बढ़ते हैं अब लास्ट सेक्शन की तरफ जो कि है ऑर्बिचुअरी। 51वां सवाल, उस रिनाउंड स्कॉलर का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हुआ है। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए डॉक्टर कपिला वत्सायन। एक जानी मानी स्कॉलर थी इंडियन क्लासिकल डांस में जिनका हाल ही में 16 सितंबर को निधन हुआ है। इसके साथ साथ वो पूर्व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुकी हैं और उन्होंने शिक्षा मंत्रालय में सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट के रूप में भी सर्व किया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 52वां सवाल, आदित्य पौडवाल का हाल ही में निधन हो गया, वे कौन थे? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी म्यूजिक कंपोजर। आदित्य पौडवाल एक म्यूजिक कंपोजर थे जिनका हाल ही में 11 सितंबर को निधन हुआ है। एट द एज ऑफ 35 इन मुंबई। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 53rd क्वेश्चन, रघुवंश प्रसाद सिंह का हाल ही में निधन हो गया, वे कौन थे? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए पॉलिटिशियन। रघुवंश प्रसाद सिंह का हाल ही में 13 सितंबर को दिल्ली में एम्स अस्पताल में निधन हो गया और वो बाय प्रोफेशन पॉलिटिशियन थे। और इसके साथ साथ वो हमारे पूर्व यूनियन मिनिस्टर भी रह चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 54वां सवाल, अमिताभ घोष का हाल ही में निधन हो गया, वे कौन थे? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी पूर्व आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं अमिताभ घोष जिनका हाल ही में निधन हो गया है। उनका शॉर्टेस्ट स्टिंट रहा है एज द आरबीआई गवर्नर, यानी कि सिर्फ 21 दिनों के लिए वो आरबीआई के गवर्नर थे। 15 जनवरी 1985 से 4 फरवरी 1985 तक, और उनका निधन हुआ है 15 सितंबर को एट द एज ऑफ 90। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 55वां सवाल, उस आर्य समाज लीडर का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हुआ है। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी स्वामी अग्निवेश। आर्य समाज के लीडर थे और इसके साथ साथ वो हरियाणा के एमएलए भी रह चुके हैं। उनका हाल ही में निधन हो गया है दिल्ली के एक अस्पताल में लिवर सिरोसिस के कारण। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डेज की तरफ। तो चलिए क्विकली रिवीजन कर लेते हैं कि सितंबर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डेज हैं। तो 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। ये मनाया जा रहा है सिंस द ईयर 1949 जब हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में चुना गया था। उसके बाद 15 सितंबर को हम मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। 8 नवंबर 2007 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने मंजूरी दी थी कि 15 सितंबर को हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी मनाया जाए। इसके अलावा 15 सितंबर को भारत में इंजीनियर्स डे भी मनाते हैं। भारत के फाइनेस्ट इंजीनियर थे एम विश्वेश्वराय, उनका जन्मदिन आता है 15 सितंबर को, तो उनके सम्मान में मनाया जाता है इंजीनियर्स डे भारत में। इसके अलावा 16 सितंबर को हम मनाते हैं वर्ल्ड ओजोन डे, और इनका जो इस यानी कि वर्ष 2020 का जो थीम है वो है ओजोन फॉर लाइफ, 35 ईयर्स ऑफ ओजोन प्रोटेक्शन। अब बढ़ते हैं 17 सितंबर की तरफ। 17 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे, और इस साल का उनका थीम है हेल्थ वर्कर सेफ्टी, अ प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी। 18 सितंबर को हम मनाते हैं वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे, ताकि वाटर को कैसे प्रिजर्व किया जाए और उनकी कैसी सिचुएशन है, किस ढंग से उन्हें प्रिजर्व करना है, ये सब मॉनिटर करने के लिए दिन मनाया जाता है। और इस साल का उनका थीम है सॉल्व वाटर, और ये मनाया जा रहा है वर्ष 2003 से। इसके साथ साथ 18 सितंबर को हम मनाते हैं वर्ल्ड बैम्बू डे, और उनका 2020 का थीम है बैम्बू नाउ।
तो चलिए विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल एम्बिशियस बाबा को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऑल्सो प्लीज विजिट आवर वेबसाइट test.ambitiousbaba.com, जहाँ पर आपको कई सारे ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, चाहे वो बैंकिंग रिलेटेड हो, एसएससी रिलेटेड हो, जैप रिलेटेड हो, कैप रिलेटेड हो या फिर पैरा 13.2 रिलेटेड हो। इस वेबसाइट पर जाके आप अपना डिजायर्ड मॉक टेस्ट परचेज कर सकते हैं और उसके बाद आप उसे एक्सेस कर सकेंगे 24/7 अपने अकाउंट में। इसके अलावा कोई शिकायत हो, कोई सजेशन हो तो हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हमें उसका इंतज़ार रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ ग्रेट डे।